नाज़रीन वेलकम बैक। आप रशीद गोडिल साहब जो कि MQM की तरफ से MNA हैं फ्रॉम कराची एंड मेंबर ऑफ फाइनेंस कमेटी एज वेल एज टेक्सटाइल कमेटी नेशनल असेंबली, उनसे हम बात कर रहे हैं MQM के मैनिफेस्टो पे। अभी हमने लैंड रिफॉर्म की बात की है। रशीद साहब, लैंड रिफॉर्म के बारे में आपने मेरा जहन भी बहुत क्लियर किया और आपके नाजरीन के लिए, प्रस्पेक्टिव वोटर्स के लिए आपने एक सीधी सादी राह दिखाई है कि अगर ये कौम चाहती है कि आगे बढ़े, लैंड रिफॉर्म हो। वर्ल्ड बैंक ने जैसे आइडेंटिफाई किया था 2007 में कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज, पानी भी तो बड़े जिम्मेदार कब्जा कर लेते हैं ना सारे, बिल्कुल ये चोरी करते हैं, ये चोरी कर लेते हैं। ये की इशू है जिसकी वजह से 60-70% जो गुर्बत इस मुल्क पे है उसको आपने फिक्स कर दिया, तो आपने 60-70% लोगों को की ज़िंदगी इम्प्रूव कर दी। ईरान की अगर हम मिसाल लें, ईरान में जैसे मैंने बताया कि इमाम खोमेनी के दौर में हालांकि इस्लामिक रेवोल्यूशन था, लेकिन उन्होंने एक नीड समझी कि भाई सोशल जस्टिस करना बहुत ज़रूरी है। सही है। खाली लोगों से कहा कि नमाज़ पढ़ लो, रोज़ा रख लो, उससे कुछ नहीं होने वाला। और वहाँ उन्होंने एक निज़ाम बना दिया कि भाई 5-5 एकड़ ज़मीन आप लोग आपस में बांट लो। बिल्कुल सही। और गवर्नमेंट ने उसको इंडोर्स कर दिया। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेसिकली कुछ नहीं किया, इंडोर्स किया। तो इसी तरह का निज़ाम वहाँ आप देखिए कि कितना सुकून और अमन हो गया है, क्योंकि अब इनइक्वलिटी नहीं रही। अब हम आते हैं थोड़ी सी एक जो बहुत ज़्यादा बर्निंग इशू है, तमाम आप हम सभी लोग इस पर इन्फेक्टेड है, टैक्सेशन का निज़ाम जो पाकिस्तान का है, मोस्ट रिग्रेसिव इन द वर्ल्ड। सही। जहाँ पे 80% जो टैक्सेस लिए जा रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की सूरत में लिए जा रहे हैं, और वो जो कि जाहिर है आवाम पे जाके सीधा पड़ता है। डायरेक्ट टैक्सेस यहाँ ना होने के बराबर है। मिसाल के तौर पे जो बड़े बड़े टैक्सेस जो पूरे दुनिया में जो मेजर सोर्सेज होते हैं, वेल्थ टैक्स है ही नहीं, यहाँ था, हटा दिया गया। इनहेरिटेंस टैक्स है नहीं। डायरेक्ट टैक्सेस सिर्फ 1.5% या 2% लोग देते हैं आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन। नहीं, आपकी भूल है। इस मुल्क के अंदर 19 लाख लोग टैक्स देते हैं। 19 लाख लोग सिर्फ आउट ऑफ 17 करोड़। जी जी। इसमें से 11,15,20 हज़ार जो है वो सैलरी क्लास है। अच्छा, ये बड़ी अच्छी आपने बैकग्राउंड बताई। और ये जो फिगर है FBR ने हमको दी है। FBR से मीटिंग होती रही थी फाइनेंस से। इस मुल्क के अंदर 70% इनडायरेक्ट टैक्स लिया जाता है, 30% डायरेक्ट टैक्स लिया जाता है। हमारी डिमांड हमेशा रही है, आज की नहीं हमेशा की रही है, कि जो कमा रहा है उससे टैक्स लो, और जो मुतवस्सित तबके से लोअर तबका जिसको बोलते हैं, जिसको ज़रूरत है, जो गरीब तबका जिसको बोलते हैं, उसको छूट दो। लेकिन इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि IMF कहता है टैक्स रेट बढ़ाओ, सब्सिडी खत्म करो, तो सब्सिडी खत्म हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी बिल पे, जो गरीब आवाम को इफेक्ट करता है। तो हर आदमी इफेक्ट होता है। 100 यूनिट से ज़्यादा खर्च करने वाला भी अफेक्टेड है, तो वो आपको GST देता है। इस मुल्क के अंदर अगर वेल्थ टैक्स, जायदादों पर टैक्स है, आप जायदादों का कभी टेबल देखें तारिक साहब, तो पाकिस्तान भर में मुझे नहीं लगता कि 7,000 गज में ज़मीन को मिलती हो शहरों में। 7,000 रुपये गज शहरों में मिलती हो नहीं है कोई भी। लेकिन टेबल वैल्यू यही बताइए, लिबर्टी मार्केट लाहौर की FBR का स्टेटमेंट है, मेरा स्टेटमेंट नहीं है। FBR का स्टेटमेंट कि 60,000 में इनकम टैक्स जमा होता है लिबर्टी मार्केट से। अगर 60,000 जमा होता है तो शर्म की बात है, क्योंकि वहां दुकानों की कीमत 8 करोड़ से 10 करोड़ रुपए कीमत है। इस मुल्क के अंदर वेल्थ टैक्स होना चाहिए, जायदादों पर टैक्स होना चाहिए, जायदाद जो बड़ी हो। लेकिन इस मुल्क की बदकिस्मती, हम लड़ के थक गए। हिना रब्बानी खर से बात की, शौकत हफीज शेख से बात की, शौकत तरीन से तो बात की कि उन्होंने टैक्स लगाया हुआ है पर स्क्वायर फीट 100 रुपीज अपार्टमेंट पे। यानी 10 लाख का अपार्टमेंट है, वो 1,20,000 रुपये टैक्स देता है CVT कीमत में। और 500 गज का आपका बंगला अगर है, 500 गज का बंगला है, आप 40,000 से 60,000 देते हो, क्योंकि आपको टेबल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 500 गज मल्टीप्लाई बाय 4, यानी 5 7 35, 35 का 4% 2% जो भी है टैक्स लगता है CVT। इस मुल्क में 1200 स्क्वायर फीट वाला तो 1,20,000 टैक्स देता है, 1800 स्क्वायर फीट वाला 1,80,000 टैक्स देता है, लेकिन 1000 गज के बंगले वाला 64,000 रुपये टैक्स देता है। तो ये जस्टिस नहीं है। क्यों नहीं है? कि जो बैठे हुए प्लानिंग करने वाले उनके बंगले हैं, वो फ्लैटों में छोटे घरों में रहते नहीं है। तो जब तक ये सिस्टम चेंज नहीं होगा। मैंने सुना कि जब से ये टैक्स लगाया कि रियल एस्टेट का बिजनेस ही बिल्कुल बैठ गया है। देखिए ज्यादा ट्रेडिंग जाहिर है वो इसी पे होती थी ना, नहीं छोटे घरों पे या छोटे फ्लैट। तारिक साहब, अगर फ्लैटों की जगह पे वो 500 गज से ऊपर, 500 गज से 500 गज से ऊपर लैंड पे टैक्स लगा दें, तो आप हैरान हो जाएंगे कि अरबों खरबों रुपए हमारे ब्लैक मनी के वहां पार्क किए हुए हैं, उन लैंड में पार्क किए हुए हैं, लेकिन उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। FBR उनसे पूछ नहीं सकता। पूछे FBR, टैक्स लगाए इसके ऊपर,
जो आदमी एग्रीकल्चर इनकम कमाता है, अब जब एग्रीकल्चर टैक्स की बात करते हैं तो बोलते नहीं एग्रीकल्चर में टैक्स होता है। मैं कहता हूं वो आप बयाना देते हो भाई, 66 रुपए पर एकड़, तो पानी जो आप लेते हो उसका बिल देते हो बस, 66 रुपए पर एकड़ टैक्स देते हैं। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का मतलब है कि जो आमदनी होगी उस पर टैक्स, लेकिन वो कभी लगाते नहीं है। हमारी डिमांड हमेशा रही, सालों से डिमांड रही है। इस दफा बजट में हमने यही कहा कि एग्रीकल्चर टैक्स लगाएं, एग्रीकल्चर इनकम पे। एवरी इनकम मस्ट बी टैक्सेबल का एक फार्मूला दुनिया में राइज है, पाकिस्तान में क्यों नहीं है? जब तक आप 70% आप कहते हो हमारी आबादी देहातों में रहती है, कितने जमींदार इस मुल्क में होंगे? 50,000, 40,000, 30,000, लाख। वो लाख आदमी की अगर आप रिहाइश देख लो, उनकी गाड़ियां देख लो और उनसे पूछो तुम टैक्स कितना देते हो, तो बोलेगा 66 रुपए पर एकड़ टैक्स देता हूं। उनकी गाड़ियां देख लो तो आपको शर्म आएगी कि होगी यार मैं तो 26,000 कमाता हूं, मुझ पर टैक्स लगता है। 25,000 से ऊपर लिमिट इस दफा की है ना उन्होंने, पहले तो कम थी लिमिट, अब 25,000 से ऊपर आप कमाते हो, 26,000 तो आप टैक्सेबल हो जाते हो। लेकिन ये अरबों रुपए कमाते हैं। छोटी सी मिसाल दूंगा, इस दफा कॉटन क्रॉप जीती, पहले 1,500 रुपए में कॉटन रेट हुआ था, फिर 2,200 हुआ, आज 7,000 रुपए कॉटन का रेट है। तकरीबन 13.5 लाख बेल हुई, 13.5 लाख बेल वाला जो 2,200 बेच रहा था आज 7,000 में कॉटन बेच रहा है, लेकिन रुपए का टैक्स नहीं देता। जब तक ये अनजस्टिस होगा इस मुल्क में तरक्की नहीं हो सकती। हमें IMF के पास जाना पड़ेगा, हमें वर्ल्ड बैंक के पास जाना पड़ेगा। हम खुद मुख्तार कैसे करा सकते हैं, खुद इंसारी पे कैसे जा सकते हैं, जब तक हम इतने बड़े सर्कल को, इतनी बड़ी आमदनी को बाहर रखते, इतनी बड़ी आमदनी जो प्रॉपर्टी की मद में होती उसको बाहर रखते। जागीरों पर टैक्स लगाओ, लगाना चाहिए, क्योंकि वो छोटा आदमी नहीं है, गरीब आदमी नहीं है, मतवसत तबके का आदमी नहीं, लेकिन वो टैक्स नहीं देता। आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे टैक्स देते हो, आप खुर्दुरी तेल पे 25 रुपए का टैक्स, आप पेट्रोल पे 25 रुपए का, आप बिस्किट देते हो टैक्स देते हो। अभी वैट लगाने की बात हो रही थी, वैट का क्या मतलब था? वैल्यू एडेड टैक्स, यानी कि जो इंडस्ट्री से निकलेगा माल आप होलसेलर उस पर कमाते हो टैक्स देते हो, रिटेलर कमाते हो, अल्टीमेट उसका इफेक्ट किससे हो जाएगा? कंज्यूमर कौन है? मुल्क का 98% आवाम कौन है? गरीब मतवसत तबके का। उस 2% में क्या जाएगा? वो तो टैक्स जमा करके आपसे ही ले लेगा, तो आपकी पॉकेट से निकलेंगे। इससे इन्फ्लेशन तकरीबन 9% बढ़ता। और फूड इन्फ्लेशन का हमारा जो CPI इंडेक्स है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उसका वेटेज पता है आपको क्या रखा हुआ है? 40% जो है फूड आइटम्स पे है, 20% हाउस रेंट पे है, 40% अगर वेटेज इस पे है CPI इंडेक्स का। तो अगर फूड की आइटम पिछले 2 साल में 60 to 80% बढ़ चुकी, बाज़ जगह पे 110% बढ़ चुकी फूड आइटम। तो अल्टीमेट इसका फैक्ट किसको पड़ेगा? आवाम को। आवाम के लिए सुनवाई नहीं है, क्योंकि वो महलों में बैठे हुए हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है? इस बात से कंक्लूड कर सकते हैं कि कल अल्लाह करे या ऐसा हो जाए कि आपकी पार्टी आ जाए, इतनी पावर में आ जाए कि वो जो चाहे कर सकती है। जैसे एक ज़माने पीपल्स पार्टी आई थी, पूरे इंडस्ट्रीज़ को नेशनलाइज कर लिया, ये कर, इस तरह की अगर मैंडेट आपको मिल जाए तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पेट्रोल पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, खुर्दनी तेल पे, ये जितने टैक्स हैं ये सब विड्रॉ हो जाएंगे और आप अमीरों पे टैक्स लगा देंगे, वेल्थ टैक्स की सूरत में, प्रॉपर्टी टैक्स की सूरत में, देखिए तारिक भाई, इनहेरिटेंस टैक्स की सूरत में। ये सारी बातें आप कर रहे हो कि टैक्स खत्म कर देंगे, टैक्स खत्म नहीं होगा। जैसे इस पेट्रोल पे गवर्नमेंट 22 रुपए पर लीटर कमा रही है। मैंने इनसे दरख्वास्त की थी और हमारे पार्लियामेंट लीडर फारूक भाई ने अपनी तकरीर में भी कहा कि 22 रुपये अगर टैक्स लेते हो, अगर छोड़ दो, क्योंकि पेट्रोल का और डीजल का इम्पैक्ट पूरी इकोनॉमी में पड़ता है। अगर आप छोड़ दो और आप इससे ना कमाओ, अपने बजट का डेफिसिट इससे पूरा ना करो, आप 400 अरब रुपये 8 कॉर्पोरेशन हमारी खर्चा कर रही है। PIA, स्टील मिल, वापडा, रेलवे, आपका यूटिलिटी कॉर्पोरेशन, अगर ये सारी 8 कॉर्पोरेशन है 400 अरब रुपये मुल्क का खा जाती हैं। मुल्क इस वक्त 685 अरब रुपए का डेफिसिट बजट पे है। अगर वो 600 में से 400 निकाल दें तो 285 रहा। 200 अफगान ट्रेड ट्रांजिट जो है जिसमें हमें 200 अरब रुपए लॉस हो रहा है, वो निकाल दें। गंदम की सब्सिडी आपने दी हुई है, 950 रुपए की गंदम दी हुई है, आप इसको ओपन फ्री मार्केट कर दें। फ्री मार्केट जब आप कॉटन के लिए करते हो, फ्री मार्केट यार्न के लिए करते हो, हाँ। तो फिर आप गंदम के लिए भी कर दो। गंदम, दुनिया की गंदम इस वक्त पहुंच 750 रुपए पाकिस्तान में है और यहाँ 950 950 में। इसका मतलब 200 रुपए पर आप बैग जो है वो महंगा ले रहे हो, और इसका मतलब 220 अरब रुपए उन जमींदारों को फायदा पहुंचा रहे हो। अगर ये सारे हेड मिला दी जाए तो हम तो 300 का सरप्लस में बजट होगा हमारा। तो ये की इश्यूज हैं। की इश्यूज पे समझेगा कौन? वो समझेगा वही जो पढ़ा लिखा हो, वो समझेगा वही जो सिस्टम से निकला हो, समझेगा वही जो इस क्लास से ताल्लुक रखता हुआ। जो गोल्डन स्पून लेके पैदा हुआ उसको आपके मेरे मसाइल से क्या वास्ता?
चलिए, बहुत अच्छी आपने इस पे एक्सप्लेनेशन दी है। अब हम आते हैं इन्फ्लेशन पे। वर्ड इन्फ्लेशन, जिसको अफरात ज़र उर्दू में बड़ा अच्छा तर्जुमा किया गया, ये आमतौर से पाकिस्तान में ये तासुर है कि ये एक कुदरती चीज़ है, जैसे हवा है, बिजली है, धूप है, मगर पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन नहीं होता। मैं 25 साल बाहर रहा हूँ, वहाँ कहीं इन्फ्लेशन नहीं था। इन्फ्लेशन होता है, नहीं है, इन्फ्लेशन होता है, तो 1-1.5% होता है। इन्फ्लेशन होता है, टारगेट होता है 0। नहीं, इन्फ्लेशन होता है, उसको कंट्रोल किस तरह किया जाता है वो देखें। इन्फ्लेशन तो कोई अनसर्टेनिटी हो जाए, 30% तक इन्फ्लेशन हमने देखा, अभी भी 20 इस वक्त 14% है इन्फ्लेशन रेट, 14% है। इन्फ्लेशन दुनिया में होता है, लेकिन गरीब अवाम को इससे बेनिफिट ये देते हैं गवर्नमेंट कि उनका सैलरी पैकेज बढ़ा देते हैं। इन्फ्लेशन के रेट से सैलरी बढ़ जाती है। इन्फ्लेशन कवर करने के लिए बहुत सारे तरीके, अपनी करप्शन रोकें, जहाँ लीकेजेस वहाँ रोकें, और मुल्क में गुड गवर्नेंस का सिस्टम लेके आए। तो ऐसा होता रहेगा, क्योंकि इनकी सोच ही वो है कि यूरोप में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है। आप एक छोटा सा वो कोल है ये कि थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली। अपने मुल्क के हालात को देख के अपनी पॉलिसियाँ बनाओ, और अपनी पॉलिसी ऐसी बनाओ जिससे गरीब आदमी जो है वो परेशान ना हो। लेकिन इस मुल्क की बदकिस्मती ये, जितने इकोनॉमिस्ट आते हैं वो पढ़ के तो बाहर से आते हैं, लेकिन इस मुल्क के हालात को देखते हुए समझते हुए पॉलिसी नहीं बनाते। जब उनकी पॉलिसियाँ बन जाती हैं मुख्तलिफ चीज़ों पे, जैसे गाड़ियों पे, हम गाड़ी मुल्क के अंदर बना रहे हैं, मुल्क की गाड़ी बहुत महंगी है, दुनिया की गाड़ियाँ सस्ती हैं, मुल्क की गंदम दुनिया से महंगी है। तो ये छोटी छोटी अगर हेड्स को मिला लिए जाएँ तो 100 अरब रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये यहाँ से सेविंग हो जाएगी। जब सेविंग हो जाएगी तो आपके पास बजट होगा, सरप्लस होगा। बजट सरप्लस होगा तो आपको नोट छापने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो आप अपने हेड्स को कवर करो, मॉनिटर करो, रिसर्चर्स लगाओ। इस मुल्क में रिसर्च तो है ही नहीं, जो कुछ लिख दिया गया, जो कुछ बोल दिया गया वो कानून बन गया। जब तक आप पर्टिकुलर रिसर्च हर डिपार्टमेंट में नहीं करोगे, कहाँ लीकेज है, कहाँ पे प्राइस कंट्रोल कर सकते हैं, कहाँ इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह आप मेयार ज़िंदगी बुलंद कर सकते हैं। इस मुल्क की बदकिस्मती एक और भी है, इस मुल्क को हमने पिछले 10-15 सालों से या ऑलमोस्ट 2 डिकेड से हमने ट्रेडिंग नेशन बनाने की कोशिश की है। आप ट्रेडिंग नेशन बनाओगे ना तारिक साहब, आपके पास पैसा है, आप आज करोड़पति हो, कल अरबपति होगे, इसके आगे 2 महीने बाद खरबपति होगे। जब तक इस मुल्क में इंडस्ट्री का जाल नहीं बिछेगा, मुल्क लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, मनी सर्कुलेट नहीं करे। इकोनॉमिक साइकिल क्या है? इकोनॉमिक साइकिल है कि एक चेन चलनी चाहिए। जब काम चल रहा होगा, आपके पास 2 पैसे ज़्यादा आएंगे, उनके पास 2 पैसे ज़्यादा आएंगे, मनी साइकिल चलता रहेगा। जब मनी साइकिल रुकता है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। मनी साइकिल को फिर आप करते हो नोटें छाप के आपने मनी सप्लाई बहाल कर दी, आपने लोगों की जेब में ज़्यादा पैसा दे दिया। और अगर हमारा अपने रिसोर्सेज को एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकते तो हम मोहताज होंगे उन IMF का, उन वर्ल्ड बैंक का, और मोहताज ही रहेंगे। साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत उम्मीद अफजा। मैं खुद बहुत खुश हुआ हूँ। आई थिंक एक उम्मीद की किरण तो नज़र आती है, और आप जैसे लोगों के, आपके कायद के सूरत में इंशाअल्लाह पाकिस्तान में तब्दीली आएगी और बेहतरी की तरफ हम जाएंगे। अल्लाह करे डेमोक्रेटिक प्रोसेस चलता रहे, और आप जैसे लोगों को, आम लोगों को पॉलिटिक्स में आने की हिम्मत हो और वो तब्दीली लाएँ। नाज़रीन, इकनॉमिक मैनिफेस्टो ऑफ MQM पे हमारी बात आपने सुनी। उनके MQM के MNA रशीद गोडेल साहब हमारे साथ थे। उन्होंने लैंड रिफॉर्म पे भी वही बातें की जो हम लोग अपने पुराने प्रोग्राम में करते रहें। दे आर इन फेवर ऑफ लैंड रिफॉर्म, और वो चाहेंगे कि 77 का भी इम्प्लीमेंट हो जाए, शायद उससे भी आगे बढ़े बाद में। इसी तरह टैक्सेशन पे उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट बात कही है कि अगर उनकी हुकूमत आ गई तो ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो बहुत ना होने के बराबर हो जाएंगे, और डायरेक्ट टैक्सेस और वेल्थ टैक्स और इनहेरिटेंस टैक्स जैसे टैक्सेस लग के, प्रॉपर्टी पे टैक्स लग के, वो जो ज़रूरत है वो पूरी की जाएगी। इसी तरह उन्होंने इन्फ्लेशन के बारे में बहुत क्लियर कट बात कही है कि वो ये समझते हैं कि इन्फ्लेशन के थ्रू जो परचेजिंग पावर आवाम से ली जाती है वो बहुत ज़ालिमाना है। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हो रहा है कि 30% इन्फ्लेशन हो। अगर आप नेबरिंग कंट्रीज़ में भी देख लें तो 5-6% इन्फ्लेशन पे बहुत वहाँ हंगामा हो जाता है। तो उसको भी वो कंट्रोल करेंगे, और एक्सपर्ट्स की मदद से जो वो करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने इंडोर्स किया है सेफ्टा और सार्क मूवमेंट को। वो समझते हैं कि इस पूरे इलाके में अमन के लिए और तरक्की के लिए और गुर्बत को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि हम आपस में मिल जाएं, एक ट्रेडिंग ब्लॉक बनाएं, और वो इतना बड़ा ट्रेडिंग ब्लॉक होगा कि शायद फिर हमें दुनिया की शायद ज़रूरत ना पड़े।
और दुनिया हमारे पीछे भागेगी और ये इलाका जो एक ज़माने में बहुत अमीर इलाका होता था फिर से अमीर हो जाएगा और यहाँ से गुर्बत वगैरह ख़त्म हो जाएगी। इसी के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।